बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सालेहा जुल्फ़िकार। वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सालेहा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम माइनर नॉवलिस्ट्स को देखेंगे विक्टोरियन एज के। दो ये जो राइटर्स होते हैं इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते, पर सम टाइम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस इस हद तक कि इनका मास्टरपीस कौन सा था। आप इनकी इतनी इन्फॉर्मेशन बस ज़हन में रखिएगा कि ये जो राइटर है ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करता है। इसका कोई यूनिक फ़ीचर आप याद रख लें, जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको दूसरों से अलग करती है। उसके बाद कि इसने कौन कौन से फेमस वर्क्स लिखे हुए हैं और ये किस इनका स्टाइल क्या था लिखने का। ठीक है, अब देखें हैं ये जो है माइनर नॉवलिस्ट्स में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नॉवलिस्ट्स हैं जिन्होंने इतने अच्छे वर्क लिखे हैं कि वो तो जो प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट्स होते हैं, प्रोमिनेंट राइटर्स होते हैं, उनसे अच्छे वर्क्स इन्होंने लिखे हुए हैं। लेकिन इनको माइनर नॉवेलिस्ट्स में इसलिए रखा गया है क्योंकि वर्क्स इन्होंने बहुत कम प्रोड्यूस किए हैं, एक एक दो दो वर्क्स। सो इनको माइनर देख के इनको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके जो राइटिंग्स है ना कुछ नॉवेलिस्ट्स की, वो बहुत ज़्यादा फेमस है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। ठीक है, अभी जो मैंने बात बताई है ना, ये जब मैं आगे इन नॉवेलिस्ट्स को डिस्कस करूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी। उससे भी पहले मैं आपको बताऊँ, अगर देखें बाज़ू का जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपसे आपका फ़ेवरेट पोइट पूछा जाता है, फेवरेट नॉवेलिस्ट्स पूछे जाते हैं, फेवरेट क्रिटिक पूछे जाते हैं, ये डेफिनेट क्वेश्चन होते हैं। अगर आपके इंग्लिश लिटरेचर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, पीएससी के या फिर किसी भी टाइप ऑफ लेक्चरर, कोई भी इस तरह का इंटरव्यू, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, और बैकग्राउंड से मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिमेंबर फॉर एग्जांपल जॉन कीट आप कहते हो कि मेरा फेवरेट पोइट है, तो वो बोलेगा कि इसको अभी तक ये नहीं पता कि कीट्स वर्ड है, कीट नहीं है। ठीक है, कुछ बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। तो आप सबसे पहले उसका नाम अच्छे से स्क्रॉल कर लें, इसके बारे में जान लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल, जैसे टी.एस. इलियट है। तो अब अगर आप बोलो कि मेरा फेवरेट पोइट टी.एस. इलियट है या फिर मेरा फेवरेट पोइट और क्रिटिक जो है वो टी.एस. इलियट है, अब आपको ये ही नहीं पता कि टी.एस. इलियट लड़का था लड़की थी। बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। सिमिलरली अज़रा पॉन्ड लोग सोचते हैं लड़की है लेकिन वो मेल होता है और कह देते हैं कि मेरा फेवरेट पोइट है, फेवरेट राइटर है। तो वो फिर ऑब्वियसली वो आपकी यही नॉलेज चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आप जो फेवरेट बता रहे हैं उसके बारे में कुछ पढ़ के आए हैं, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन वो चेक कर रहे होते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप सबसे पहले नाम पे फोकस करें, कब वो पैदा हुआ था, उसकी क्या स्टाइल था लिखने का, उसके फेमस वर्क्स के बारे में कि फ़ेमस क्यों है अगर कोई वर्क है, ये चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए। अब देखिए, फेवरेट क्रिटिक समटाइम्स नहीं समझ आ रहा होता ना, तो मैथ्यू अर्नॉल्ड पे मैंने डिटेल में लेक्चर दिया हुआ कि अगर आप उसको अपना फेवरेट क्रिटिक मानते हैं तो वो कैसे एक अच्छा क्रिटिक था, कैसे एक अच्छा पोइट था, उस पर मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुकी हूँ, तो उसको ज़रूर देखें। ओके, अब देखिए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। माइनर नॉवलिस्ट्स में जो पहला नॉवलिस्ट है, आई एम सॉरी दीज आर नॉट विजिबल, या नाउ इट्स विजिबल। सबसे पहला जो है, देखिए मैंने फर्स्ट नंबर पे जो लिखा हुआ है बेंजामिन डिसराइली। अब देखो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट ना इंग्लिश लिटरेचर के अंदर के आप कोई राइटर पढ़ रहे हैं और आपको ये तक नहीं पता कि इसके वर्क्स किस तरह से याद रखने, क्योंकि निमोनिक्स बनाने पड़ते हैं। हर चीज़ हर राइटर का याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली माइनर्स का। तो आप इसके थोड़े बहुत निमोनिक रख दें, क्योंकि इनके आपको जो फेमस वर्क्स नहीं है उनको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल डिज़राइली से आप इज़राइल कर लें। आपको पता है आजकल इज़राइल में क्या चल रहा है और कैसे वो फ़लस्तीन पे जुल्म और सितम ढा रहा है, तो हम उधर से ही करेंगे। ठीक है, अब देखें कि पहला वर्क जो आपको ये पता है कि माइनर नॉवलिस्ट है, ये मस्ट पता होना चाहिए कि ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करता है, ये माइनर नॉवलिस्ट है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसने जो अपना पहला वर्क लिखा है वो विवियन ग्रे लिखा हुआ है। ठीक है, विवा से निकला है विवियन ग्रे। मैं सच में नहीं निकला, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ याद रखने की। आपको पता है विवाह का मतलब होता है शादीशुदा घर। शादीशुदा घर को उजाड़ा था किसने? इज़राइल ने। किसके? फ़लस्तीनियों के। विवियन यानी शादी के, GREY घर, जहाँ से GR अलग कर लें घर। विवन ग्रे, घर उजाड़ दिए थे, शादी के घर उजाड़ दिए थे। पहला वर्क ये हो गया। उसके बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस राइटर के बारे में कि ये एक पहला राइटर है जो कि PM बना था
इंग्लैंड का, जो कि नॉवलिस्ट भी था और पीएम भी बना था इंग्लैंड का। अब ये कैसे याद रखें? देखिए ये सब कुछ कौन कर रहा है इजराइल में? तो पीएम ही कर रहा है ना, नेतन्याहू। ठीक है, उसके बाद इसके अदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स की भी मैं ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले सब इल, आपको पता है जो आजकल बच्चे पैदा हो रहे हैं वो ट्यूमर के साथ पैदा हो रहे हैं। मैं कल एक न्यूज़ पढ़ रही थी, तो अजीब किस्म का उनके वो एक अलग सा मास लाइक मैस है, कुछ अजीब से ट्यूमर्स उनके साथ पैदा हो रहे हैं। तो वो मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये, ताकि आपको ये वर्क याद हो सके। सब इल यानी सब लोग जो हैं वो इल यानी बीमार हो चुके हैं। टैंक रेड, टैंक ये जो पानी के टैंक है ना, वो तो पहले पानी के टैंक थे लेकिन अब रेड हो गए, यानी खून से रेड हो गए। ठीक है, थर्ड वर्क है कॉनिंग्स बाय, यानी हर कोई इस पर कनिंग लानत भेज रहा है। ठीक हो गया, आई होप कि मेरी ट्रिक्स काम आ रही हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट माइनर नॉवलिस्ट 3 बहनें हैं जिनको ब्रॉन्टे सिस्टर्स कहा जाता है। एक जो है वो शार्लोट ब्रॉन्टे है, एक एमिली ब्रॉन्टे है और एक एन ब्रॉन्टे है। इनमें जो सबसे बड़ी है वो शार्लोट ब्रॉन्टे है। ठीक है, ये जो है 1816 में पैदा हुई और एमिली ब्रॉन्टे मिड वाली है। देखें एम आता है ना इसके अंदर, एमिली मिड याद रख लें कि मिड में आती है, और ये 1818 में पैदा हुई थी। 1816 अगर आपको याद हो गया तो 1818 उससे 2 साल बाद ये पैदा हुई, और इसी के 2 साल बाद एन ब्रॉन्टी पैदा हुई जो कि सबसे छोटी थी 1820 के अंदर। अब होप्स हो कि आपको ये डेट्स भी याद होगी, 2-2 साल का गैप है इन तीनों सिस्टर्स के अंदर। इनके मास्टर्स पीस याद रखने का तरीका बताती हूँ कि एमिली ब्रॉन्टे है ना, देखिए मैंने बताया मिड में है, और अब एमिली ब्रॉन्टे का ये जो एम है इसको उल्टा कर लें वदरिंग हाइट्स, तो ये आपको याद हो जाएगा कि इसका मास्टरपीस वदरिंग हाइट्स है। शार्लोट ब्रॉन्टे का अब देखें, जेन आयर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मास्टरपीस है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो अब आपको पता चल गया कि एमिली ब्रॉन्टे का तो वदरिंग हाइट्स फेमस वर्क है, तो जेन आयर किसका बेटा? शार्लोट ब्रॉन्टे का। क्यों? क्योंकि एन ब्रॉन्टे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे छोटी है, और इसने जो लिखा था वर्क वो द टेनेंट ऑफ वाइल्ड फील हाल लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं बताती हूँ कि बर्तन यानी एनी जो थी वो बर्तन धोया करती थी, इसलिए इसका एक वो, और कहाँ पे बर्तन धोया करती थी? जब कोई टेंट लगे हों ना बड़े बड़े हॉल्स के अंदर, यानी कोई शादी ब्याह का माहौल हो तो उस टाइम पे। अब इनकी पब्लिशिंग डेट याद करने का तरीका बताती हूँ। पहली 2 जो बहनें हैं उन्होंने 1847 में ही वर्क अपने पब्लिश कर दिए थे, उनकी दोनों के सेम है। लेकिन ये जो टेनेंट ऑफ वाइल्ड वाइल्ड हाल है, क्योंकि ये सबसे छोटी थी ना एन ब्रॉन्टे, तो उन्होंने इसके 1 साल बाद लिखा था 1848 में। ठीक हो गया, आई होप ये आपको याद हो गया। अब देखिए वदरिंग हाइट्स को आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इसकी स्टोरी क्या थी और इसमें प्रोटैगनिस्ट कौन सा था, एंटैगनिस्ट कौन सा था। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नॉवेल्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली जेन आयर का भी आपको पता होना चाहिए। अब देखें मैंने रिसेंट जो एग्ज़ाम दिया था लेक्चरर का, उसमें जेन आयर की प्रोटैगनिस्ट पूछी हुई थी और वदरिंग हाइट का मेल प्रोटैगनिस्ट पूछा गया था। अभी मुझे कैसे याद था, क्योंकि एक बार मैंने वदरिंग हाइट्स पे एक मूवी देखी थी। देखिए मूवीज़ भी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आपको बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आपको लाइक बुक रीडिंग में आप अच्छे नहीं होते, तो इट्स फाइन। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आप बुक रीडिंग नहीं कर सकते, आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप समरीज़ सुने हर नावल के बारे में, ताकि आप छोटी सी समरी, क्योंकि आजकल जो है ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग रील्स देखते हैं, हमें आदत नहीं है बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ने की। तो आप उसी तरह जिस तरह के आप आदी हो चुके हैं उसी तरह से अपने आप को तैयार करें, और आप समरीज़ सुने, बेशक 2x पे रख के सुने, अच्छे से सुने, उसको फिर नोट करें। देखें वदरिंग हाइट्स, अगर फिर भी आपको मसला हो रहा है ना, तो आप मूवी देख लें वदरिंग हाइट्स पे, जेन आयर पे, क्योंकि वहाँ से कुछ सीन्स मतलब मोस्ट ऑफ़ द सीन्स आपको बैठ जाते हैं जहन में, और फिर आप समरी सुने तो आपको कभी नहीं भूलेगी। जैसे मैंने वदरिंग हाइट्स बहुत पहले देखी थी और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये वदरिंग हाइट्स है, लेकिन स्टिल मुझे थोड़ी सी मेमोरी आई उस टाइम जब मैं लेक्चर का पेपर अटेम्प्ट करी थी। मुझे एकदम जहन में आया कि मैंने जब मूवी देखी थी उसमें वो जो लड़की थी वो बार बार बहुत ऊंची आवाज़ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से उसको बुला रही थी, हीथ क्लिफ हीथ क्लिफ। अब वो चीज़ मेरे जहन में घूमी और वो मैंने अपना एमसीक्यूज़ ठीक किया। यानी मूवीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब पिलग्रिम्स प्रोग्रेस वाली मूवी भी मेरे जहन में आ गई थी, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये मूवीज़ भी अभी बहुत काम आती हैं। ठीक हो गया, दूसरी मूवीज़ देखने से बेहतर आप अपने नॉवेल्स की मूवीज़ देख लें। दैट वाज द काइंड ऑफ सजेशन। अब हम आ जाते हैं मिसिस गैस्कल की तरफ।
मिसेस गैस्केल भी जो है माइनर नॉवलिस्ट थी विक्टोरियन इरा की, और ये सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा लिखा करती थी। अब मैं आपको इसके वर्क्स तैयार करने का तरीका बताती हूँ। देखें, पहला वर्क इसका जो है वो मैरी बर्टन। अब देखें, गैस्कल इसका नाम है, तो हमें बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें गैस हो जाती है। मैरी बर्तन यानी मैरिज, किसी की शादी में अगर हम जाएं तब हमें गैस हो जाती है। दूसरा, अब हम गैस को के हमारे ये जो कॉन्स्टिपेशन होती है गैस, इसको ख़त्म करने के लिए हम वॉक करते हैं, कभी नॉर्थ से साउथ कभी साउथ से नॉर्थ करते हैं ना, तो ये मैं तरीका बता रही हूँ याद रखने का। तीसरा है रुथ, यानी हम एक किस्म के रूठे हुए होते हैं सबसे, क्योंकि हमें उस टाइम कुछ भी करने का दिल नहीं होता, क्योंकि जब इंसान बीमार होता है उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता, तो रूठ जाते हैं मतलब। उसके बाद क्रेन फूड, यानी हम, क्रेन होता है ना डब्बों वाली केन फूड, तो हम वो वाली फ़ूड खा के भी हमें गैस हो जाती है। समझ आ गई? ये तरीके थे आपको याद कराने के, अगर अच्छे लगें तो याद कर लें। मैंने तो हमेशा इसी तरीके से याद रखे माइनर नॉवलिस्ट के वर्क। उसके बाद नेक्स्ट नॉवलिस्ट है चार्ल्स किंग्सले। अब देखिए, मैंने किंग्स से याद किया हुआ कि जो किंग्स होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं ये भी माइनर नॉवलिस्ट है। उसके बाद ये फाउंडर था क्रिश्चियन सोशलिस्ट का। आपको पता है कि जब रेनेसां की अगर हम बात करें, रेनेसां से पहले की, तो तब ये तो होता था कि पोप जो था वो एक बड़ी पावर समझा जाता था, यानी चर्च समझा जाता था, और एक किंग समझा जाता था। अब बाद में जब रेनेसां के बाद जो है वो किंग को ही सब कुछ समझा जाने लगा, चर्च को कुछ नहीं समझा जाता था। यानी किंग्स जी जो थे वो क्रिश्चियन सोशलिस्ट को हैंडल करना शुरू कर दिया था इन्होंने, वो फाउंडर हो गए थे। तो इस तरह से आप याद रख लें। हिज वर्क्स इंक्लूड, पहला जो था यीस्ट, दूसरा था अल्टॉन लॉक, तीसरा था हाइपेटिया, फोर्थ वन वाज वेस्टवार्ड हु, एंड फिफ्थ वन वाज हेयरवार्ड द वेक। इसको मैं याद करने का तरीका बताती हूँ। देखें, जो किंग्स होते हैं वो, उनको कोई काम तो वो करते हैं नहीं, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जो जिनको जो काम चोर होते हैं, जो सबको दूसरों पर, मतलब किंग की एक ज़िंदगी होती है लाइक ऐशो इशरत वाली। तो हाइपेटिया यानी वो खाना खा के बस बैठे ही रहते हैं, अपने आप को लॉक ही किया होता है रूम में, बस ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो उनका पेट निकल जाता है, हाई हो जाता है, हाई पेटिया होता है। किंग्स का पेट हाई होता है। आपको पता भी है कि रिच लोग जितने भी होते हैं उनका पेट हाई मतलब बड़ा हुआ होता है। दिस इज़ ओनली ए ट्रिक, ओके। उसके बाद अब ये अपने आप को अल्टॉन लॉक, उनको मतलब हाई पेट यानी बहुत खा के उल्टियाँ भी लगती हैं, अल्टॉन और लॉक, उन्होंने अपने आप को कमरे में लॉक किया हुआ होता है, क्योंकि वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ना कहीं जाते हैं। अगर जाते होते तो उनका पेट थोड़ी आई होता, बस लॉक किया होता है रूम में अपने आप को। यीस्ट, और वहीं पे इनको उल्ली लगती है, यानी वहीं पे वो बीमार होते हैं। यीस्ट का मतलब उल्ली होता है ना। उसके बाद वेस्ट वार्ड हो, और इनके लिए तो वार्ड्स भी तैयार होती हैं पहले से। वेस्ट वाली साइड इनकी स्पेशल वार्ड्स होती हैं जहाँ पर इनको शिफ्ट किया जाता है और इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और दूसरा है हेयर वार्ड द वेक, और वहीं वार्ड में ही वो उठते हैं और वहाँ से भी नहीं हिलते, द वेक यानी उठते हैं। ठीक हो गया, यानी इनको इतनी फैसिलिटीज़ होती हैं। आई होप कि ये भी आपको काम आई होगी। इसकी अगली वाली ट्रिक भी बहुत मज़े की है। चार्ल्स रीड जो था ये भी माइनर नॉवलिस्ट था, इसने भी बहुत सारे नॉवेल्स लिखे थे जो कि सोशल पर्पसेस के लिए लिखे थे। इसका जो पहला वर्क है वो है इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, यानी चार्ल्स रीड। आप यहाँ से याद रख लें कि जो लोग रीड करते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, उनके लिए कभी भी इतना देर नहीं होती अपने आप को सुधारने के लिए, यानी उनका कैरियर कहीं ना कहीं बन ही जाता है, उनको कोई देर नहीं होती। देर तो होती है, अंधेर नहीं होती, यूँ याद रखें। पहला देखो, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड। जो रीड करते हैं उनके लिए कभी भी कोई चीज़ अपने आप को सुधारना लेट नहीं होता। दूसरा कि देखो, जो रीड करते हैं यानी वो मेहनत करते हैं ना, तो जब वो कमाते हैं तो हार्ड कैश, यानी बहुत हार्ड वर्किंग के बाद उनको कैश मिलता है। थर्ड जो है टेरिबल टेम्पटेशन, और उनके लिए जो है वो खौफनाक किस्म के इम्तहानात भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं, और फिर उनके लिए आजमाइशें बढ़ जाती हैं। जो मेहनत करते हैं उनके लिए आजमाइशें बढ़ती हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े काम करते हैं। तो यहाँ से याद रख लें कि खौफनाक टेम्पटेशंस होती हैं उनके लिए, लेकिन स्टिल वो इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, ओके। उसके बाद चौथा जो है द क्लॉइस्टर एंड द हार्थ। उन्होंने अपने जो उनके देखें, जब आपको कुछ अचीव करना हो और कुछ पढ़ के अचीव करना हो तो आपको अपने हार्ट को क्लोज़ करना पड़ता है, क्लोज़ द हार्ट। बस आप इस तरह से याद रख लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं इनके वर्ड्स को याद रखना, ठीक है, इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। उसके बाद सिक्स्थ वन है विकी कॉलिंस। विकी कॉलिंस भी जो है वो माइनर नॉवलिस्ट है। इसके जो फेमस नॉवेल्स हैं वो द वुमेन इन वाइट और दूसरा है द मून स्टोन।
आपको पता है इंडिया का एक प्लेयर है कोहली, विराट कोहली। आप वहाँ से विकी कोहली यहाँ से याद रख लें, कोहली COLLI कोहली। कोहली क्या है कि उसकी जो वुमेन है, उसकी जो औरत है वो बहुत वाइट है, यानी अनुष्का शर्मा जो है वो बहुत वाइट है। द मून स्टोन, ऐसा लगता है कि चांद का एक टुकड़ा है, समझ आ गई। उसके बाद 7th वन जो है वो एंथनी ट्रोलोप है। देखिए हम एंथनी को छोड़ें, आप ट्रोलोप जो है ट्रोल से याद रखेंगे हम किस के बारे में ट्रोल करते हैं। देखें, इफ़ यू आर ए हॉस्टल, आप हॉस्टल में अगर रह रहे हैं तो आपकी वार्डन बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आप उसके बारे में ट्रोल करेंगे, फेसबुक पे जाके उसकी देखेंगे कि ट्रोल करेंगे उसके बारे में। द वार्डन आप इस तरह से याद रख लें। दूसरा बारचेस्टर टावर, आपको समटाइम्स आप जब इंटरव्यूज़ में अपीयर होते हैं तो आप हर तरह से तैयारी करते हैं, आप देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा टावर कौन सा है, तो वो भी आप ट्रोल करते हैं ना, तो ट्रॉलिंग से आपने याद रखना है कि वार्डन बारचेस्टर टावर। उसके बाद 3rd क्या है कि आप और क्या ट्रोल करते हैं। आप क्रॉनिकल का क्या मतलब होता है, हिस्ट्री के बारे में। देखें आप जब कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होते हैं तो आप क्या ट्रोल करते हैं, लास्ट क्रॉनिकल ऑफ बारसेट, आप मतलब क्रॉनिकल्स को यानी तारीख को आप स्क्रॉल करते हैं, ट्रोल करते हैं, समझ आ गई। थैंक यू सो मच। और उसके बाद ट्रोलॉग जो था उसके अंदर स्टोरी टेलिंग की टेक्निक थी, वो स्किलफुल था। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, होप सो कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा इंशाल्लाह।